नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके लिए लेके एक वीडियो आए हैं। कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। पहला ये कि जो है 3 मई के बाद से आपका थर्ड स्टेज भारत देश में स्टार्ट हो गया है वैश्विक महामारी कोरोना का। इसके चलते जो है अब आप सभी को ज़्यादा जिम्मेदारी से उसका पालन करना होगा, घर पे रहना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि थर्ड स्टेज में जो कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है। फर्स्ट सेकेंड में तो आप सब लोग लड़ते हुए चले आए हैं, देख लिया है कि जो है कैसे सरकमस्टांसेस हैं कि हम उनसे कैसे बचाव हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइज है, अपने हैंड वॉश है और इस तरीके से जो भी है। लेकिन ये थर्ड स्टेज आपको बता दें कि थर्ड स्टेज का वायरस काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों, आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बता दें कि ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई इन्फेक्टेड किसी गली या रोड से निकल जाए, छींकते हुए या खांसते हुए निकल जाए, तो ये समझ लीजिए उसका वायरस 3 घंटे तक वातावरण में एक्टिव सक्रिय रह सकता है। और वहाँ से वो खांस के चला जाए, उसके बाद आप आधे घंटे 1 घंटे बाद अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो बच नहीं पाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा वो भी। और ये वायरस इतना ख़तरनाक है जो 3 घंटे तक ये वातावरण में वायरस एक्टिव रहता है। साथ ही कपड़ों पर 8 घंटे तक ये वायरस सक्रिय रह सकता है, एक्टिव रह सकता है। और स्टील पर 8 से 10 से 12 घंटे तक ये एक्टिव रह सकता है। तो आप लोग सजग रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जब भी आप बाहर निकलें तो वापस आएँ, अभी तक आप फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आप जो है हाथ को हैंड वॉश करते थे या फेस को धुलते थे, उसके बाद सैनिटाइज करते थे। अब आपको इस थर्ड स्टेज कोरोना में आपको आना होगा। जब घर पर आएँ तो ये तो फॉलो ही करें, साथ ही अपने कपड़े को पहले उबले हुए पानी में, गर्म पानी, उसको थोड़ी देर रखें, उसके बाद उसको वॉश करें। इस तरीके की सावधानी आपको बरतनी होगी। और साथ ही मैं आपसे और भी बताना चाहता हूँ कि ये आज मैं पेपर पढ़ रहा था जिसमें माननीय योगी जी ने विदेश में फंसे प्रदेशवासियों को भी लाएगी योगी सरकार। यार क्या मजाक है। ये जो थर्ड स्टेज स्टार्ट हुआ है, अब उनको प्रवासी की याद आई है। जब कई लोग हमारे सड़कों पर निकल चुके थे, गुजर रहे थे, संकल्प ले लिया था कि घर जाना है, तब तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब थर्ड स्टेज शुरू हुआ है तब इनको जो है याद आया है। और ये याद कैसे आया है आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में और भी भिन्न प्रदेशों में हमारे श्रमिक, कामगार, मजदूर जो फंसे हुए थे, उनको घर तक पहुंचने के लिए कोई भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकल्प लेकर घर से निकल पड़े, भूखे प्यासे, और वहाँ से निकल पड़े। इतना लंबा फासला तय करने के लिए एक अंदर से दृढ़ इच्छा से मजबूत कर लिया जो बल्कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके निकलना शुरू कर दिया। कई बार माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने, और भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने पत्र के माध्यम से चेताया कि जो है आप उनको बुलाएं या कुछ व्यवस्था करें जो श्रमिक, कामगार, मजदूर फंसे हुए हैं।
इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे इस वैश्विक महामारी में अपने कमाई का जरिया ढूंढा। उन्होंने ट्रेन तो चालू की, बल्कि उनसे किराया वसूलना शुरू किया गया। जो लोग वापस आ रहे थे, सुविधा तो दी गई, लेकिन सुविधा के नाम पर उनसे किराया लिया जाने लगा। जब इतनी क्राइसिस, ऐसी क्राइसिस जो पूरी दुनिया झेल रहा था, तो जब जो है माननीय सोनिया गांधी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जो है हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की इकाई कमेटी सब मिलकर कांग्रेस का हर नेता, सभी लोग जो हैं उनका खर्चा उठाएगी, जो फंसे हुए श्रमिक, कामगार, मजदूर। तब इनके ऊपर एक करारा जवाब पड़ा, इनके कानों में जूं रेंगी। तब इन्होंने उनको फ्री किया। और जवाब जाता है, जब ये बात मुद्दा उठा कि आप जो है पैसे वसूल रहे हैं इस ऐसी क्राइसिस में, तो जवाब आता है कि वो पैसे इसलिए लिए जा रहे थे कि जिसमें जो जेन्युइन लोग हों, जो ज़रूरत हो, जिनको जाना है असलियत में, सिर्फ वही जाएं। यार क्या मजाक कर रहे हो? ऐसी क्राइसिस में कोई मजाक करता है? जब दुनिया जूझ रही है, देश भी जूझ रहा है, तब आप ऐसे ट्रायल लेते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं एक बार फिर उनका जो है अपने नेता माननीय सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय प्रियंका गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने ऐसे मजबूर श्रमिक भारत देश के जनता के लिए उन्होंने कुछ एक प्रयास किया, जो कि सत्ता पर सरकार को करना चाहिए। उनका मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो है थर्ड स्टेज कोरोना वायरस में आप ये देखिए कि जब थर्ड स्टेज शुरू होती है, जब काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, तो पेपर में जो है तब जो है दारू खोल दी जाती है। दारू जो है बिकना, दारू का टाइमिंग दे दिया जाता है, दारू बिकनी स्टार्ट हो जाती है, दारू का शट ओपन हो जाता है। और उसमें ये नहीं देखते कि कैसे कंट्रोल करेंगे इतनी भीड़। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे फ़ोटो आई होंगी खूब सारी, कहीं कहीं तो डिस्टेंसिंग दिखाई गई, लेकिन कहाँ कहाँ तक आप कंट्रोल कर पाएंगे? तो ये भी बहुत ही, यह सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रही सरकार। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने दारू पे अर्निंग कमाने का जो फैसला लिया कि 70% और रेट बढ़ा दिए, तो उसमें एक उन्हीं के हमको लगता है, या तो उनको करवाया गया है ट्वीट। एक शेखर गुप्ता हैं, वो लिखते हैं, शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर दिल्ली सरकार ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। इससे जमाखोरी, कालाबाजारी रुकेगी, शारीरिक दूरी का पालन हो सकेगा और सरकार की झोली में कुछ ज़्यादा रुपए आ सकेंगे। और दूसरे राज्य में भी शायद ऐसी रणनीति अपनाएं। ये नसीहत दे रहे हैं, रणनीति अपनाएं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार जो टैक्स वसूलती है, वो सरकार भारत देश को चलाने में सहायक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी इन्होंने क्या किया, काम वही हुआ है। पहले जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही थी, तो जो लोकल स्तर पर कर रहे थे उनकी जेबों में जा रहा था। अब सरकार खुद कालाबाजारी कर रही है। अंतर क्या पड़ा? अंतर तो इतना ही हुआ, वहाँ से शिफ्टिंग हो गया, वहाँ शिफ्ट हो गया। कालाबाजारी तो वो भी कर रहे हैं, तो उसमें रणनीति क्या हो गई है? कालाबाजारी 70% बढ़ा दिया दारू का रेट। पहली चीज़ तो आपको ये शॉप खोलनी ही नहीं चाहिए थी, और रणनीति बनानी चाहिए उसको। ऐसी तारीफ के पुल बांधे और लोग भी, स्टेट, दूसरे भी प्रदेश इसको अपनाएं। एक तरफ पेट्रोल जहाँ पे वैश्विक महामारी में 10 रुपये से 25 रुपये लीटर जा रहा है, उसमें नहीं सस्ता हो रहा है। ऊपर से शराब पे ये अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में इतना सब ये कर रहे हैं।
आप क्या करना चाहते हैं? जब जो है खाली रूल जो है जनता और गरीब और मिडिल क्लास और यहाँ के जनता सब जो है अप्लाई करे और सरकार सिर्फ बनाए। पहला तो सरकार जब बनाती है तो पहले सरकार को फॉलो करना चाहिए, फिर जनता को फॉलो करना चाहिए। क्या बताएं, बड़ा दुर्भाग्य है देश का जो है राम के नाम पर लूट मची हुई है। और हो सकता है मेरे वीडियो को बहुत लोग पसंद ना करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये लोकतंत्र है। आदमी को अगर कुछ गलत होगा तो आपने अपनी आवाज़ भी नहीं कह सकता, अपनी बात अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब तक हम कहेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं होगा। और अगर विश्व गुरु का अगर आप दर्जा देना चाहते हैं तो बहुत चीज़ों की आपको विपक्ष से लेकर हर लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी और सुनने के साथ साथ उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। बस यही, फिर जो है आप लोगों से फिर मैं अलविदा लेता हूँ। बहुत ही जल्द मैं फिर अगला वीडियो लेके आऊँगा। ये जो कुछ पेपर में पढ़ा तो मैंने अपने माध्यम से कुछ बातें अपनी भावनाएं आपसे शेयर की। जय हिंद, जय भारत।